एक 2.5 साल का बच्चा एक मैच पर खड़ा हुआ है और करीबन 18 डॉक्टरों की टीम उससे धड़ल्ले से सवाल कर रही है। 18 डॉक्टर सवाल पर सवाल कर रहे हैं और 2.5 साल का लड़का हर एक के दर बदर जवाब दे रहा है और किसी से भी नहीं चूकता है। ये ताज्जुब की बात लगती है। क्यों लगती है? आज हम अपने 3 या 4 साल के बच्चे को भी एक भीड़ में ले जाएं तो हमारा बच्चा डर जाता है और शायद कहीं ना कहीं हमारे आंचल में छुप जाता है। लेकिन क्यों 2.5 साल के बच्चे से इतने ताबड़तोड़ सवाल क्यों किए गए थे? और उसके बाद ये टीम एक फैसला लेती है और कहती है कि इसको वहीं पर ले जाओ जहां का ये जिक्र कर रहा है, वरना ये गुत्थी नहीं सुलझेगी। इस लड़के के तार महाराजा महाराणा प्रताप के वंशजों से जुड़े हुए थे। ये उनका जिक्र करता था, जबकि ये मुंबई में है और मुंबई में इसका जन्म हुआ था, लेकिन ये जाना चाहता है उदयपुर। ये उदयपुर में अपनी जिंदगी बताता है, उदयपुर में अपना सब कुछ बताता है और ये बहुत ही गुस्से में रहता है। हमेशा मानो कि किसी से बदले की भावना इसके अंदर उत्पन्न हो रही हो। परिवार बहुत दुखी होता है। आमतौर पर बच्चे हंसते हुए सुबह उठा करते, लेकिन ये बच्चा रोते हुए सुबह उठता है और काफी सारी परेशानियां जो परिवार को आ रही थी, इस बच्चे को फीवर बहुत रहता है, क्योंकि ये अपने दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर डाल रहा था और ये हमेशा कई भाषाओं में बात करता। मारवाड़ी भाषा को तो ये बिल्कुल ऐसे बोलता कि मानो इसके घर की दाल रोटी बराबर हो। अब परिवार को ये समस्याएं बहुत ज्यादा कचोड़ने लगी थी, खाने लगी थी। आखिरकार ये मामला क्या था और 2.5 साल का बच्चा कैसे उन सवालों के जवाब दे सकता है जो बहुत दूर हों, 800-900 किलोमीटर दूर हों। ये सारी गुत्थी आप लोगों के सामने रखेंगे। जो लोग बढ़ चढ़ कर ये कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, उनकी भी इन चीजों से कुछ बातें समझ में आएंगी, क्योंकि विदेश तक इस लड़के की वीडियो बनाकर रखी गई है। हॉस्पिटल में एक वीडियो शूट किया गया जो रखा गया उसी टाइम का। आज भी ये बच्चा एक बहुत अच्छे बिजनेस कर रहा है। कोई जिंदगी में कमी नहीं है। पैसे पिछले जन्म में भी कम नहीं थे और पैसे इस जन्म में भी बिल्कुल भी कम नहीं है। बहुत अच्छे से ये अपनी जिंदगी बिता रहा है। तो चलिए आपको एक ऐसे सफर पर लेकर चलते हैं जो सफर काफी रोचक, दिलचस्प और काफी जानकारियां आपको दिलाने वाला है। और यहाँ पर आपको बताने भी वाला है कि करते हो जो कर्म तुम्हें उन सभी का भुगतान करना पड़ेगा। चाहे तुम राजा हो या रंक हो या फकीर हो, कोई भी हो, हर कर्म का तुम्हें दंड मिलेगा और हर चीज का तुम्हें हिसाब किताब करना होगा। जो कॉलर ऊंचा करके ये सोचते हैं कि हमने कर दिया और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे भाई बहुत फर्क पड़ता है और बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। कहां से शुरू होती है? नवी मुंबई से। नवी मुंबई में 1979 में एक लड़के का जन्म होता है। परिवार बहुत खुश है। परिवार में पैसों की कोई कमी नहीं है। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है, लेकिन इस बच्चे के जो फेफड़े होते हैं, इनके नीचे जो कलेजा होता है, इस पर एक नीले रंग का निशान था जो जन्म से ही इसके पेट पर आया था। माँ बाप आमतौर पर समझते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस बच्चे को घर लाया जाता है। जब ये बच्चा घर आता है तो इसका नामकरण जो किया जाता है, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से इसका नाम रखा जाता है। इसका नाम दीप रखा जाता है। दीप कपाडिया। दीप कपाडिया कुल में ये पैदा हुआ था। कपाडिया इनके पीछे लगता है, सरनेम होता है और इसकी जिंदगी आगे चलने लगती है। लेकिन इस बच्चे के साथ बहुत सारी चीजें अलग थी। क्या चीजें अलग थी? 11 महीने की अवस्था में बच्चा बोलने लगा था और ये बच्चा यहाँ पर कहता है उदयपुर। उदयपुर का ये नाम लेता है और अक्सर इस बच्चे को बहुत तेज बुखार होता। जब डॉक्टर इसका ब्लड टेस्ट किया करते तो कोई भी ऐसी परेशानी इसके टेस्टों में नहीं आती है कि भाई कोई जैसे इसको बोलते हैं कि टाइफाइड हो गया, मतलब इसको मोती जीरा हिंदी भाषा में बोलूं तो ये हो गया।
ऐसी कोई दिक्कत नहीं मिलती है, लेकिन बुखार हमेशा 103 इस बच्चे को बना रहता। 11 महीने का दीप हो चुका था, लेकिन दीप बहुत घर वालों को परेशान करने लगा था। रात को एकदम उठकर बैठा होना, एकदम बहुत जोर जोर से रोना, माँ को परेशान करना, हमेशा गुस्से में रहना, किसी की तरफ मुस्कुराना नहीं। 11 महीने का बच्चा जब ऐसी हरकत करता है तो आप सोचकर देखिए आप पर क्या बीतेगी। माँ बाप बार बार इनको एक डॉक्टर, जो मेहता डॉक्टर हैं, डॉक्टर के पास माँ बाप इसको ले जाया करते और कहा करते कि कहीं हमारे बच्चे को कोई अंदरूनी बीमारी तो नहीं है। माँ बाप ने 1 साल का होते हुए इसके पूरी बॉडी के चेकअप करा दिए थे कि कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है जिससे हमारे बच्चे को हमें पता नहीं चल रहा हो। वैसे नॉर्मल बढ़ रहा था, नॉर्मल इसकी ग्रोथ हो रही थी, वजन भी ठीक ठाक बढ़ता है, कोई दिक्कत ऐसी नहीं होती है। लेकिन ये बच्चा, इसका स्वभाव सबसे अलग था। और बड़ी बात जो होती है, आमतौर पर 11 महीने में बच्चे केवल कुछ ही शब्द बोल पाते हैं, लेकिन ये बच्चा बहुत सारे शब्द बोला करता। अब धीरे धीरे ये और बड़ा होता है। जब इसकी उम्र 1.5 से 2 साल हो जाती है, अब इसने घर वालों को ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया था। ये मारवाड़ी भाषा बहुत जोर से बोला करता। घर के अगर गेट खुले हैं तो गेट से भागकर ये कहता कि मुझे उदयपुर जाना है, उदयपुर में मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही है और मैं उदयपुर जाऊंगा, तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं राजा फतेह सिंह का बहुत खास इंसान हूं और मैं उनसे भी मिलूंगा क्योंकि वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मतलब मुझे बहुत चाहते हैं। घर वाले हैरान हो जाते हैं कि वो राजवंश से बात कर रहा है, जो बहुत बड़ा राजवंश है, आखिर हमारा 2 साल का बेटा चाहता क्या है। ये परेशानियां बढ़ रही थी। लेकिन यहाँ पर दीप के जो पिता होते हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ये बातें बाहर जाएं या कोई इन बातों को सुने। और जो बुखार था अब वो दिन पर दिन बढ़ने लगता है। वो कहता है इतनी छोटी अवस्था में कि मुझे मार दिया गया, मेरे साथ गलत किया, जिसने गलत किया है मैं उससे बदला लूंगा। यहाँ तक कि वो उस व्यक्ति का नाम भी बोलता है 2 साल की उम्र में। इतना क्रोध इसके अंदर होता है कि डॉक्टर भी देखकर हैरान हो जाते हैं। इसका क्रोध इसी पर बुरा भारी पड़ रहा था क्योंकि इसे हर वक्त फीवर आता और इतना ज्यादा बुखार आया करता कि डॉक्टर की दवाई देनी पड़ती। दवाई देने के बाद बुखार उतर जाता और अंदरूनी कोई बीमारी इसको नहीं थी। अब यहाँ पर जो डॉक्टर मेहता होते हैं वो बहुत कुछ 1 साल से इसको देख रहे थे। इसके बाद वो इसको दिमाग के डॉक्टर के पास भेजते हैं, जिनका नाम रमाकांत डॉक्टर होता है। डॉक्टर रमाकांत के पास इसको रेफर कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। रमाकांत जब दीप से बात करते हैं तो दीप उनके सामने भी गुर्रातार कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरे जो संबंध हैं वो फतेह सिंह, जो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, उनसे मेरे संबंध हैं, मेरा बहुत बड़ा घर है। जब डॉक्टर रमाकांत जी इनसे बात करते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा समझ जाते हैं, क्योंकि वो दिमाग के डॉक्टर थे। वो माँ बाप को बुलाते हैं और माँ बाप से कहते हैं कि आपके बच्चे का पुनर्जन्म हुआ है। भले ही मैं डॉक्टर हूं, लेकिन मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा बच्चा उन जानकारियों को दे रहा है जो जानकारियां मुंबई में कहीं भी आपको दूर दूर तक नहीं मिलेंगी। और ये बच्चा कभी भी उदयपुर गया ही नहीं है, लेकिन मैंने उदयपुर, इस परिवार से मेरे संबंध हैं, जो राजा का परिवार है, और ये बहुत सारी बातें या उनके घर की दिशा ऐसी बता रहा है जो मुझे पता है सत्य है। अब मैं एक और तुम्हारे बच्चे का टेस्ट लेना चाहता हूँ। इस वक्त तक जो दीप होता है वो 2.5 साल का हो जाता है। 18 डॉक्टरों की टीम बैठती है। सभी डॉक्टर अपने अपने सवाल लाए थे और एक 2.5 साल का बच्चा दीप मेज के ऊपर खड़ा कर दिया जाता है, टेबल के ऊपर, और ये सभी अब अपने सवालों की बौछार कर देते हैं। कोई कहता है कि तुम कैसे आए हो, तो वो कहता है कि मैं आया कहाँ हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है, मैं बदला जरूर लूंगा। किसने किया है? मेरे अपने ने किया है, जो मेरा खास था, लेकिन एक तौर पर वो दुश्मन भी था। क्यों किया है? तुम्हारी हत्या क्यों की गई है? तो यहाँ पर दीप कहता है क्योंकि मैं राजा का बहुत खास था और मैं बहुत सारी
चीजों को जानता था, इसी जलन के कारण मुझे जहर दिया गया है, उससे तो मैं बदला लेकर रहूंगा। दूसरा डॉक्टर कहता है कि तुम कौन होते हो बदला लेने वाले, तुम्हें क्या पता सच में ही वो अब है या नहीं है। तो यहाँ तक भी ये 2.5 साल का बच्चा कहता है कि नहीं, अभी वो मरा नहीं है, अभी वो अपनी जिंदगी जी रहा है और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझे जहर दिया है, मैं राजा का खास हूं तो इसका ये थोड़े ही मतलब है। यहाँ पर वो कई राज खोलता है, कहता है वो बंदूक के बारे में भी जिक्र करता है, जो पुराने जमाने की दुनाली हुआ करती, वो उसे भी चलाना जानता था। बारूद कैसे भरा जाता है वो इसे भी जानता था, और वो ये भी जानता था जो फतेह सिंह का एक खुफिया कमरा था, जो शायद राजा को भी नहीं पता था। यहाँ 2.5 साल का बच्चा उस कमरे की जानकारी दे रहा था। ये बात बहुत बड़ी हो जाती है। डॉक्टर इस बात को रिकॉर्डिंग में रखते हैं, एक रिकॉर्डिंग रील बनाई जाती है। आप सोचकर देखिए कि 2.5 साल का बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। अब सभी डॉक्टरों को यकीन हो जाता है, लेकिन डॉक्टर जब इनके पिता से बात करते हैं, दीप के पिता से, तो दीप के पिता साफ शब्दों में कहते हैं कि सर, हमें किसी पछड़े में नहीं पड़ना। हम एक ऐसे इंसान हैं जो हम बिजनेस करते हैं, अपनी जिंदगी बेहतर जी रहे हैं, हम मीडिया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन उसी हॉस्पिटल से जो रमाकांत डॉक्टर होते हैं, उन्हीं के हॉस्पिटल से ये बात लीक हो जाती है, और चित्रलेखा पत्रिका, जो आप समझते होंगे न्यूज रिपोर्टर मतलब चित्रलेखा, पर यह खबर आने लगती है कि एक लड़का जो महाराणा प्रताप के वंशज से ताल्लुकात रखता है, उसका पुनर्जन्म हुआ है। इस बात से पिता बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि मैं ये बात ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता, हम अपने बच्चे को भी वहां पर नहीं ले जाना चाहते, लेकिन आप लोगों ने ठीक नहीं किया है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि हमने नहीं बताया, पता नहीं कैसे ये लीक हो गई। यहाँ पर दीप के नवी मुंबई में 2 जगह घर होते हैं। पहले जो पत्रकार होते हैं दूसरे घर पर जाते हैं, फिर उसके उसी घर पर आते हैं जहां पर दीप रहता है, और दीप के इंटरव्यू लेने लगते हैं। ये एक बड़े व्यक्ति की तरह इंटरव्यू देता है, लेकिन पिता इन सभी को कह देता है हाथ जोड़कर कि मैं ये सब कुछ नहीं चाहता हूं। अब यहाँ पर जो दीप था, उसकी बदले की भावना और ज्यादा बढ़ने लगती है। वो बहुत ज्यादा क्रोध में आता है, घर में किसी से भी ढंग से बात नहीं करता, पूरी रात नहीं सोना, बुखार आना, बहुत तबीयत खराब रहनी। तो यहाँ पर जो रमाकांत डॉक्टर थे वो सलाह देते और कहते हैं कि आपको इसे उदयपुर लेकर ही जाना होगा, वरना ये बच्चा ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये अपने दिमाग पर बहुत जोर डाल रहा है। हर वक्त ये उसी चीज के बारे में सोचता है, क्योंकि वहां की जिंदगी और मुंबई की जिंदगी में बहुत जमीन आसमान का फर्क था। मुंबई में रहन सहन अलग था, और आप उदयपुर का रहन सहन आप सभी समझते हैं। यहाँ पर जब पिता ये सोचता है, तो यहाँ पर एक तय की जाती है कि इस बच्चे को, जो दीप है, उदयपुर ले जाया जाएगा। लेकिन दीप को नहीं बताया जाता है कि हम तुम्हें उदयपुर लेकर जा रहे हैं। कहते हैं कि तुम्हारे बुआ के घर, एक बहुत पुरानी बुआ है, वहां पर तुझे लेकर जा रहे हैं। इस दौर में ये 3 साल का होने ही वाला था, 1-1.5 महीने की कसर होती है। लेकिन दीप को जब 800-900 किलोमीटर दूर उदयपुर ले जाया जाता है, तो काफी दूर का वक्त होता है। ट्रेन से लोग जाते हैं। अब जैसे ही ये लोग वहां पर जाकर उतरते हैं और उदयपुर ये प्रवेश करते हैं, तो दीप उछलने लगता है, कूदने लगता है, कहता है कि झूठ बोल रहे थे, बुआ के वहां पर नहीं ले जा रहे हो, मैं तो उदयपुर आ चुका हूँ। ये उदयपुर जाते ही इन बातों को करने लगता है। जहां पर तांगा और घोड़ा, तांगा जो रहता है उस जमाने में जिससे चला करते, ये वहां पर कहता है कि तुम इसमें बैठो, इससे हम वहां पर पहुंचेंगे। और ये अपने घर का पता खुद अपने माँ बाप को बताता है। माँ बाप हैरान और परेशान होते हैं। इसी दौर के बीच में इनके साथ जो स्टीवेंसन इन चीजों पर रिसर्च किया करते, बहुत बड़े रिसर्चर हैं, हर कहानी में इनका नाम आता है। बहुत घटनाओं को इन्होंने अपनी किताबों में लिखा था, ये भी साथ में होते हैं, और ये हर चीज अपनी डायरी में नोटिस कर रहे थे, और ये सोचने पर मजबूर थे, क्योंकि स्टीवेंसन का कहना था कि आज तक जितनी भी हमने पुनर्जन्म की जो घटनाएं हैं वो अपने आप देखी हैं, उनमें केवल
24 से 25 या 42 से 43 किलोमीटर के बीच में दूसरा जन्म होता है, लेकिन ये मेरी जिंदगी का पहला ऐसा पुनर्जन्म है जो 900 किलोमीटर दूर हुआ था। अब इसके बाद क्या होता है, दीप इन सभी को अपने घर ले जाता है। जब इन सभी को अपने घर दीप लेकर जाता है उदयपुर में, इसके जो 2 बेटे होते हैं वो दीप को पहचानने से मना करते हैं। लेकिन दीप का पिछले जन्म का आपको नाम बता दें, ये फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह के बहुत खास पन्ना लाल अग्रवाल थे और ये उनका एक हाथ थे, मतलब एक कंधा थे। हर चीज की जानकारी, सीक्रेट जानकारी जितनी भी जो महाराजाओं की होती हैं वो सभी इनके पास होती हैं। पन्ना लाल इनका नाम होता है, पन्ना लाल इनका नाम होता है। अब ये यहाँ पर पहुंचकर जब बेटे इनको पहचानने से मना करते हैं क्योंकि बेटे काफी बड़े हो चुके थे। अब इसके बाद इनके बेटे कहते हैं दीप से कि हम कैसे मान ले, तुम हमारे पिता हो। तो यहाँ पर ये कहता है कि क्यों नहीं मानोगे, जो काली माई का मंदिर था वो तुमने घर से बाहर क्यों किया। बेटे हैरान हो जाते हैं कि इसको कैसे पता, ये तो 2.5 साल का है, मंदिर को तो करीबन 3 साल हो गए घर से बाहर करे हुए। घर से बाहर उन लोगों ने वो मंदिर घर से बाहर बना दिया था। यहाँ पर जो पिछले जन्म में पन्ना लाल थे, पन्ना लाल अग्रवाल, इनके एक मुनीम होते हैं। यहाँ पर अपने बेटे से कहता है कि मेरे उस मुनीम को बुला कर ला। मुनीम को जब बुलाकर लाया जाता है तो पन्ना लाल जो इस जन्म में दीप है वो कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने नहीं पहचाना। तो वो कहता है कि मैं पन्ना लाल हूँ, क्या तू मुझे भूल गया है। तो यहाँ पर वो मुनीम भी हैरान और परेशान खड़ा रह जाता है। दूसरी जानकारी वो अपने बेटों को क्या देता है, जहां पर वो अपनी बंदूक रखा करता, क्योंकि वो एक राजा का खास आदमी था तो वो अपनी बंदूक भी रखता है। उस बंदूक की जगह देखकर वो कहता है कि मेरी बंदूक की जगह भी तुम लोगों ने बदल दी, क्यों, तुम्हें लगा कि मैं आऊंगा नहीं। 3 साल का बच्चा ये सब कुछ कह रहा था। मुनीम उसके पीछे पीछे चलता है। एक पुरानी फोटो होती है जिसे मुनीम देखता है और दूसरी झलक इस दीप की तरफ देखता है जो पिछले जन्म में पन्ना लाल था, इस जन्म में दीप है। तो मुनीम कहता है, मुनीम कि मुझे तो लग रहा है कि ये पन्ना लाल ही है। लेकिन बेटे क्यों नहीं स्वीकार कर रहे थे, क्योंकि बहुत ज्यादा पन्ना लाल की प्रॉपर्टी होती है और उन्हें डर लगता है कि अगर ये पन्ना लाल घोषित हो गया तो ये सारी प्रॉपर्टी हमसे ले जाएगा। और वो लड़के झूठ बोलते रहे कि नहीं, ये लड़का झूठ बोल रहा है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। अब इसके बाद क्या था कि वो माँ बाप, यहाँ पर दीप रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। यहाँ तक कि वो उस महिला को पहचान लेता है जिस महिला ने उसे जहर दिया था, और उस व्यक्ति का भी ये नाम बताता है, लाल जी कर, जिन्होंने जहर दिलवाया था, जो इनका दोस्त भी था, दुश्मन भी था पन्ना लाल का उस जमाने में। अब यहाँ पर ये अपने बच्चों से कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे पिता की मृत्यु कब हुई थी। तो वो कहते हैं कि हाँ, हमें पता है। तो यहाँ पर ये बच्चे कहते हैं कि इसको क्या पता होगा कि हमारे पिताजी कब गुजरे थे। तो यहाँ पर दीप कहता है कि 1976 में मेरी मृत्यु हुई थी और इस महिला ने मुझे जहर दिया था। तुम्हें आज तक इस महिला का पता नहीं चला है, लेकिन मुझे पता है क्योंकि वो आज भी नौकरी उन्हीं के घर में कर रही थी जिसने पन्ना लाल को जहर दिया था। अब दूसरी जानकारी वो क्या देता है कि 1976 में मेरी मृत्यु हुई है और 1979 में मेरा जन्म हुआ है और मैं पन्ना लाल ही हूँ। तो मानो या ना मानो, यहाँ पर माता रानी का मंदिर रहा करता, यहाँ पर मेरी बंदूक रखी जाया करती और मुझे बंदूक चलानी भी आती है। तुम मेरे बेटे हो, इसका ये मतलब नहीं है मैं कोई जमीन जायदाद तुम्हारी नहीं लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपना मानता हूं और तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये बात देखकर वो लड़के भी भावुक हो जाते हैं। और इसके बाद जो ये दीप और पन्ना लाल दोनों थे, ये अब फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह से भी मिलते हैं और उनको भी बहुत सारी जानकारी देते हैं। बहुत राज की बातें ऐसी बताते हैं जो राजा और इस पन्ना लाल के बीच की ही थी। फतेह सिंह भी मान लेते हैं कि हाँ, ये पन्ना लाल ही दूसरा जन्म लेकर आया है। यहाँ पर पन्ना लाल को एक दुख था कि मैं राजा का इतना खास था, लेकिन मेरे मुजरिमों को अभी सजा नहीं हुई थी, क्योंकि इसने अपनी आंखों से, जिस व्यक्ति ने इसको जहर दिलवाया था इसकी नौकरानी के हाथों, वो व्यक्ति लाल जी कर आज भी सही सलामत घूम रहा था।
ये दुख होता है, लेकिन यहाँ पर ये बात भी थी कि इस केस पर कार्रवाई अब भी चल रही थी और अब भी इस पर काम चल रहा था। बेटे चाहते थे कि हमारे पिता को इंसाफ मिले, लेकिन वो पिता दोबारा जन्म लेकर इन सभी के बीच में आ जाता है। दोस्तों, ये बहुत कश्मकश चल रही थी। वो महल के हर रास्ते को बताता है, जो उदयपुर में यहाँ पर फतेह सिंह का महल होता है, हर रास्ते को बताता है। खुफिया उस कमरे का भी राज बताता है जिसमें शायद बंदूकें या ऐसी चीजें रखी जाती हैं। सभी को क्लियर हो जाता है कि ये सच में ही पन्ना लाल वापस लौट कर आया है और आखिर में बेटे भी उसे अपने घर बुलाते हैं, उसके पैरों को छूते हैं और उससे माफी मांगते हैं और सारी सच्चाई कहते हैं कि हमें लगता था कि दीप हो तुम या तुम हमारे बाबा पन्ना लाल हो, कि हमारी जो प्रॉपर्टी है कहीं तुम उसे ना ले जाओ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारा दूसरा जन्म हो चुका है। दूसरी बार ये लड़का 3 साल की उम्र में पुलिस चौकी जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि इन लोगों ने मुझे मारा है, जिसका नाम लालजी कर होता है। तो यहाँ पर पुलिस इस बात पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि कानून पुनर्जन्म को नहीं मानता है। कोई साक्ष्य ऐसे नहीं थे। वो महिला बिल्कुल मुकर जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब इसे संतुष्टि हो चुकी थी। अब इसको दोबारा से नवी मुंबई में लाया जाता है और वहां पर भी बस इससे यही लगता है कि केवल उन लोगों को सजा नहीं मिली। अब 3 साल की उम्र में घर वाले इसको समझाते हैं, डॉक्टर इनको कुछ दवाइयां देते हैं, सारी गुत्थी सुलझ चुकी थी। यहाँ पर स्टीवेंसन सब कुछ लिख चुके थे। वे बहुत अचंभित थे कि पहला ऐसा केस है जो करीबन 900 किलोमीटर दूर जन्म लिया है। यहाँ पर जो पन्ना लाल था उसके बेटे का जो नाम होता है और दूसरे जन्म में जो दीप है इसके पिता का नाम एक ही होता है। तो स्टीवेंसन अपनी किताब में लिखते हैं कि कहीं ना कहीं इसी तरह से इस आत्मा ने यहाँ पर अपना प्रवेश किया होगा। अब यहाँ पर जो 3 साल का वक्त था, मृत्यु के बाद जो 3 साल का वक्त था, यहाँ पर क्योंकि पन्ना लाल की मृत्यु 1975 में हुई थी और जन्म 1979 में हुआ था, तो इतने वक्त पन्ना लाल कहां पर था। तो यहाँ पर जो पन्ना लाल और दीप होते हैं ये बताते हैं कि उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि एक अंधेरा है जिसमें मैं चलता ही जा रहा हूं और मुझे उस वक्त ये नहीं लगता कि ये 3 साल का वक्त हमारे बीच में बीता होगा। केवल मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मिनटों के बाद मेरा दूसरा जन्म हो गया हो, मैं गर्भ के अंदर आ चुका हूँ। दोस्तों, ये सत्यता पर रखी हुई एक पुनर्जन्म की घटना है। ये व्यक्ति आज एक बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, कॉलेज में लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, इनकी कंपनी भी है और बहुत ही अच्छे खानदान से ताल्लुकात हैं। पिछले जन्म में भी पैसों की कोई कमी नहीं थी, दीप के इस जन्म में भी पैसों की कोई कमी नहीं होती। जिंदगी साधारण है, बहुत अच्छी है। जब दीप समझदार हो जाते हैं, और एक और जो घटना आपको बताते हैं, जब दीप को उदयपुर से मुंबई लाया जाता है, तो जिस दिन लालजी कर 1985 में लालजी कर की मृत्यु हो जाती है बुढ़ापे के कारण, तो दीप को मुंबई में एहसास हो जाता है कि आज उसका दुश्मन इस दुनिया से जा चुका है। ये बहुत बड़े पॉइंट की बात थी, जिसे यहाँ पर स्टीवेंसन ने अपनी बुक में बाकायदा लिखा भी था और लोगों के सामने भी रखा था। ये घटना सभी को हैरान करती है। दीप आज एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। दीप का कहना है कि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बारे में किसी को बताऊं। एक और अनुभव वो बताते हैं, कहते हैं कि जिनको अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता वो हंसकर उठते हैं, लेकिन जिनको अपना पिछला जन्म याद होता है वो कभी हंसकर नहीं उठते, वो रोते ही हुए उठते हैं, क्योंकि रात को सपने भी ऐसे दिखाई देते हैं। केवल यही भावना होती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं उस व्यक्ति से बदला लेना चाहता हूँ, किसी भी तरह मैं वहां पर पहुंचूं। हमें ये एहसास नहीं होता कि हमारा दूसरा जन्म है, हमें ये एहसास होता है जब तक हम बचपन में होते हैं कि हमारा कोई जन्म नहीं हुआ है, हम वही जिंदगी जी रहे हैं जो पहली जिंदगी है। ये हमने दीप का अनुभव आपको अपने चैनल के माध्यम से बताया है। तो यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो पुनर्जन्म
सबके होते हैं, सभी के पुनर्जन्म होते हैं, लेकिन याद हर किसी को नहीं रहता। जिनको याद नहीं रहता उनको लगता है कि हमें याद आए हम क्या थे क्या नहीं थे, और जिनको याद रहता है वो सोचते हैं कि हमें क्यों याद है, अगर याद नहीं होता तो हम भी एक आम जिंदगी जीते। क्योंकि यहाँ पर दीप बताता है कि मैंने बचपन में ही इतने सवालों के जवाब दिए थे कि मैं उम्र से पहले बड़ा हो रहा था दिमागी तौर पर, और मुझे इन सारी चीजों से तकलीफ भी बहुत ज्यादा हुआ करती। वो कहता है कि हर वक्त कोई सवाल करता है, कोई जवाब करता है, लेकिन जब स्टीवेंसन ने इनसे बात की तो उन्होंने बिल्कुल भी पुनर्जन्म के बारे में कोई बात नहीं छेड़ी और केवल इनको एक बात समझाई। कहा कि जिंदगी में आगे बढ़ो, अगर पीछे देखोगे तो कभी आगे नहीं चल पाओगे। तो यहाँ पर सब चीजों को जब देखते हैं तो एक ही चीज का एहसास होता है कि भाई इससे बेहतर है कि हमें पुनर्जन्म याद ही ना हो, ताकि हम जिंदगी तो अच्छे से बिता सके, क्योंकि बहुत ज्यादा तकलीफ और बहुत ज्यादा परेशानी होती है। पता नहीं इस जन्म में हमारे साथ जो कुछ हो रहा है अगर अगले जन्म में याद रहेगा तो कितनी तकलीफ होगी। यहाँ पर हम अमीर हैं और गरीब घर में जन्म लिया तो हमें तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। ऐसा थोड़े ही हो सकता है कि गरीब घर से अमीर घर में ही जन्म हो जाए। तो ये हमारी जिंदगी के लेखे जोखे हैं, अगर ये बातें दबी रहें तो ही अच्छा है। शायद प्रभु एकादि को इन बातों को याद इसलिए दिलाता है ताकि लोगों में एक जागरूकता बनी रहे कि ऐसा भी होता है, दूसरा जन्म होता है और सभी का हिसाब किताब होता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों ये स्टोरी यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन ये कहानी एक राजघराने से जुड़ी हुई थी, जो कि महाराणा प्रताप का राजघराना होता है। वहां पर भी जो महाराणा फतेह सिंह होते हैं वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो पन्ना लाल अग्रवाल दोबारा जन्म लेकर आए हैं, और ये आज भी भावुक हो जाते हैं जो दीप होते हैं। लेकिन दीप ने अपनी जिंदगी का एक और पहलू हमारे सामने रखा। उन्होंने कहा कि मैं केवल 2.5 से 3 साल की उम्र में अपने उस परिवार से मिला था, क्योंकि मेरी पत्नी तो होती नहीं है, मेरे बच्चे हैं, और आज तक मैं भले ही उदयपुर जाता हूं लेकिन मैं इन लोगों से संबंध नहीं रखता। किसी से भी मैं आज तक दोबारा नहीं मिला और ना ही मेरे बच्चों ने मुझसे मिलने की कोशिश की, और वो जिंदगी मैंने वहीं पर समाप्त कर दी। हालांकि इनकी बहुत सारी फोटो और ऐसी चीजें आज भी रखी हुई हैं कई किताबों में, कई चीजों में, और ये आज भी हमारे और आपके बीच में एक बेहतर जिंदगी बिता रहे हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को ये पुनर्जन्म की घटना, इस पर अपनी राय जरूर रखना, और इस पर अपनी राय रखकर ही जाना। जो लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, नहीं मेरे भाई ऐसा होता है, और आपको देखना होगा, सब कुछ भुगतना होगा। मेरी ऑडियंस की फरमाइश थी कि आप पुनर्जन्म बहुत कम लेकर आ रहे हो, तो लो भाई आज आपके लिए एक सत्यता पर रखी हुई घटना जो काफी ज्यादा लोगों में चर्चित रही थी अपने टाइम पर, और आज भी वो वक्त दौर जब याद किया जाता है तो दीप अपनी आंखों से सारी कहानी बयां कर देते हैं। अब आप लोगों से विदा लेते हैं, बहुत बड़ी वीडियो बन चुकी है। दोस्तों इस पर जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। मेरा परिवार हमेशा खुश रहे, सदा सलामत रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।